बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा इकबाल साइंस कॉलेज गोजरा और आइडियल अल्लामा इकबाल गर्ल्स कॉलेज गोजरा के फ़िज़िक्स सेकेंड ईयर के ऑनलाइन लेक्चर्स में ये बच्चों अगला लेक्चर आपके सामने है। चैप्टर 17 का ये लास्ट लेक्चर आप देखने जा रहे हैं थ्योरी का। और एक्सरसाइज हमने तकरीबन सारी ऑलरेडी कर ली हुई है। सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन 11वां याद होगा आपको, बस वही रहता है। एग्जांपल एक ही थी इसकी, वो हो गई है। न्यूमेरिकल सारे हो गए जितने भी थे। शॉर्ट क्वेश्चन बाकी के सारे हो गए जो आपके स्मार्ट सिलेबस में मैंने करवाने थे। बाकी कुछ आपने खुद करने हैं, आपको पता ही है। और शॉर्ट क्वेश्चन मैंने कहा एक सिर्फ मेरा करवाने वाला रह गया। और ये टॉपिक बच्चों हिस्टैरिसीस लूप, जिसकी हेडिंग आप देख रहे हैं जी। बात शुरू करते हैं। पिछला लेक्चर फिर वही बात है कि वो आपने लिया हुआ है, तो फिर ये उसी का ही अगला पार्ट समझिए, उसका बी पार्ट कह लीजिए। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था पिछले लेक्चर में कि अब इस चैप्टर के एंड तक बस ये पेज रह गया और फिर ये थोड़ा सा ये इतना अगला पेज है, तो बस ये एक टॉपिक है। मैंने कहा था कि अब एंड तक सिर्फ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की ही मुख्तलिफ बातें हैं, जो मुख्तलिफ पहलू उनके डिस्कस होने हैं। तो उनमें से ये भी एक है, बड़ा अहम एस्पेक्ट है हिस्टैरिसीस लूप। सवाल क्या बनाया उसने कि व्हाट इज़ हिस्टैरिसीस लूप, डिस्कस इट इन डिटेल। क्या है हिस्टैरिसीस लूप, तो उसकी पहले तो डेफिनेशन है जी, चलिए पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर वो डिस्कशन करते हैं उसकी सारी। क्या था दी ग्राफ, क्या है हिस्टैरिसीस लूप? ये उस ग्राफ को कहते हैं जो कि किस किस का है आपस का, बिटवीन फ्लक्स डेंसिटी। अब याद करें चैप्टर नंबर 14 से हमने ये बात देखी हुई है। फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बच्चों मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को भी कहते हैं, जिसको मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं। और आज एक और नाम भी उसका देखने को मिलेगा, वो है मैग्नेटाइजेशन। मैं इसको ब्रैकेट में करना चाह रहा हूँ, ये चीज़ ये जी। तो ये क्या है हिस्टैरिसीस लूप? द ग्राफ बिटवीन फ्लक्स डेंसिटी, जिसको हम मैग्नेटाइजेशन भी कहेंगे, ऑफ द स्पेसिमन फॉर द वेरियस वैल्यूज ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट इज इन द फॉर्म ऑफ ए लूप। दिस इज कॉल्ड हिस्टैरिसीस लूप। दिस इज कॉल्ड हिस्टैरिसीस, यहाँ लफ्ज़ आएगा लूप। अच्छा, ये डेफिनेशन तो देख ली कि फ़लाँ और फ़लाँ दो चीज़ों का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी, कैपिटल बी याद करें, पढ़ा हुआ है। और फॉर द वेरियस वैल्यूज ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट, ये एक तरफ को अलॉन्ग वाई एक्सिस बी ले लेना है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, और दूसरी तरफ ले लेना है हमने करंट, मैग्नेटाइजिंग करंट। और उनका जो आपस का ग्राफ बनेगा, ये बड़ा प्यारी सी शेप आपके सामने है। ये शेप ही बच्चों, ये वाला ग्राफ कहलाता है हिस्टैरिसीस लूप। अब ये कैसे बनेगा, क्यों बनेगा, इसको क्यों कहते हैं हिस्टैरिसीस लूप, यही बातें एक्सप्लेनेशन की। पहले मैं आपको अलग से समझाने लगा हूँ, फिर ऊपर से एज़ यूजुअल हम रीडिंग करेंगे। कोई गलती, कोई मसला मसाइल हुआ तो वो साथ साथ इंशाल्लाह फिर पता चल जाएगा। लेकिन ये बात को कुछ समझने लगे हैं, फिर ऊपर से मैंने कहा रीडिंग करेंगे। बात कुछ यूँ है बच्चों कि ये जो हिस्टैरिसीस लूप हम जैसे कहा डिस्कस करने लगे हैं, और उसकी डेफिनेशन तो देख ली। हम पीछे बात कर चुके हैं कि बड़ी दफ़ा बल्कि कर चुके हैं कि एक सोलिनॉइड है, अगर हम उसके अंदर बच्चों कोई उसके अंदर करंट चला दें, अगर करंट भी कौन सा, अब इस दफ़ा ये सोलिनॉइड है और उसके अंदर आपने करंट चला देना है अल्टरनेटिंग करंट। ये अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स आपकी जानी पहचानी उसकी ये सिंबल। और इसके अंदर बच्चों हमने कोई रख दिया है यहाँ पे कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का कोई रॉड। फॉर एग्जांपल हमने आयरन का रख दिया रॉड, और इसको कोर कहते हैं, आपको पता है। सेंटर में रखी हुई शय कोर कहलाती है, आयरन कोर ये रख दी अंदर। कल के लेक्चर में हम ये सीख चुके हैं कि जब ये करंट चलेगा थ्रू दी सोलिनॉइड, तो इसका ये तो हमें बल्कि कल के ही नहीं है, तो हमने और पीछे से भी चैप्टर 14 से ही सीखा हुआ है कि जब सोलिनॉइड में करंट चलता है तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और अंदर क्योंकि आयरन कोर भी उधर रखी हुई है, तो जो सोलिनॉइड के करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वो अंदर आयरन कोर को भी मैग्नेट बना देगा। उसकी डोमेन्स बैरूनी मैग्नेटिक फील्ड, यानी जो सोलिनॉइड की वजह से पैदा करता मैग्नेटिक फील्ड है, उसी के अलॉन्ग हो जाएंगी। ये बातें हमने पिछले लेक्चर में सीख ली हैं। और इसीलिए आयरन भी आर्जी तौर पर बन जाती है मैग्नेट, क्योंकि उसके सारी डोमेन्स का एक तरफ को नॉर्थ पोल, एक तरफ को साउथ पोल हो जाएगा, तो बन जाएगी ये भी मैग्नेट। हमने अब करना ही क्या है, हमने करना ये है कि एसी करंट दिया है, तो बच्चों एक एसी साइकिल के दौरान, एक एसी साइकिल के दौरान
कैसे कैसे वेरिएशन आई, ये एसी साइकिल आपका जाना पहचाना। उसमें हम अमूमन टाइम लेते हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस, करंट लेते हैं अलॉन्ग वाई एक्सिस या वोल्टेज जो भी, तो ये हमें पता। ये थीटा भी आपको याद होगा, एंगल लेते हैं। ये पिछले चैप्टर की बातें हैं, चैप्टर 16 की। पर तो टाइम वेरिएंग या थीटा के साथ वेरिएंग अल्टरनेटिंग करंट का तो ये ग्राफ हमने देख लिया, इस तरह का बनेगा। अब ये अल्टरनेटिंग करंट जब सोलिनॉइड में गया तो फिर सोलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है B = μ0 Ni, अगर दरमियान में एयर हो और अगर एयर की बजाय कोई और चीज़ भी हो जैसे कि यहाँ आयरन है तो जस्ट म्यू कह देंगे। μ0 थी परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और म्यू है परमेबिलिटी ऑफ द गिवन मीडियम जो अंदर है। बहरहाल ये फार्मूला आपका जाना पहचाना है। तो बच्चों ये फार्मूला बड़ा डायरेक्ट, बड़ा क्लियर बता रहा है कि B जो है वो प्रोपोर्शनल टू I है, यानी जो जो I चेंज होगा, कमी बेशी आएगी तो B चेंज होगा। I बढ़ेगा B बढ़ेगा, I कम होगा तो B कम होगा। बाहर ये सामने ये रिलेशन भी समझ आ रही है हमें, ठीक है। लेकिन हम अब क्या करने जा रहे हैं, हमने करना ये है कि ये जो करंट दिया है इसकी किस लम्हे क्या वैल्यू थी, किस लम्हे क्या थी, तो उसके मुताबिक फिर जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ इस आयरन कोर के अंदर, उस मैग्नेटिक फील्ड की कैसे कैसे करंट के वेरिएशन होने के साथ साथ वैल्यू चेंज हुई, ये करना चाह रहे हैं। चुनाचे हम ये एक ग्राफ बनाने वाले हैं। ये ग्राफ मैंने इसमें ओरिजिन सेंटर में रखी है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस मैंने करंट शो कर दिया। इसको हम मैग्नेटाइजिंग करंट कहेंगे। वो करंट जो इधर दिया है जिसने मैग्नेटाइज किया अंदर रखी हुई कोर को, क्योंकि ये करंट आएगा सोलिनॉइड में तो ही अंदर सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। उस मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग ये अलाइनमेंट हो जाएगी डोमेन्स की, तो मैग्नेटाइजेशन हो गई इस कोर के अंदर, यानी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ B वेक्टर की वैल्यू कुछ पैदा हो गई इस मैग्नेटिक फील्ड की इस आयरन कोर के अंदर। हम इस करंट को कहेंगे मैग्नेटाइजिंग करंट, और जो नतीजे में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आयरन के अंदर डेवलप हुई उसे कहेंगे मैग्नेटाइजेशन। और ऊपर को अलॉन्ग वाई एक्सिस ले लिया है उसी को, B को। एक इस AC साइकिल के दौरान इधर इन दोनों का ग्राफ कैसा बनेगा वो अब हम देखने लगे हैं। और हमें ये भी पता है कि ये जो AC साइकिल है बहरहाल ये तो कंटिन्यूसली रिपीटेड है, और भी आगे एंड सो ऑन, आगे भी चलना है इसने, एंड सो ऑन चलते ही जाना है। तो बहरहाल फ़िलहाल हम देखते हैं कि एक साइकिल में क्या होगा, फिर उसका थोड़ा सा अगला साइकिल भी हल्का सा स्टार्ट होगा तो उसमें मज़ीद क्या होगा, थोड़ी सी बात अभी ये करेंगे हम। लेकिन जी तो फिर शुरू करते हैं। मैंने कहा कि मैंने ओरिजिन ये दरमियान में रखी है, उसके दाएं और बाएं वैल्यूज़ बताई हैं कि करंट की होंगी। क्यों? क्योंकि AC करंट है और हमें आपको समझाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि AC करंट है तो उसने बार बार पोलैरिटी रिवर्स करनी है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। तो उसके अकॉर्डिंग फिर करंट जब बच्चों पोलैरिटी रिवर्स करेगा, तो मैं आपको याद दिलाता हूँ चैप्टर नंबर 14 में जब आपने एम्पियर्स लॉ की एप्लीकेशन पढ़ी थी, सोलिनॉइड वाला टॉपिक था, तो आपने उसमें ये भी पढ़ा हुआ है। सोलिनॉइड वाले टॉपिक के बिल्कुल आखिरी पैरे को ज़रा मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ। सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इनसाइड ए करंट कैरिंग सोलिनॉइड, एप्लीकेशन थी एम्पियर्स लॉ की। ज़रा आखिरी पैरे पे आ जाए, देखें, बल्कि किताब में देख लीजिए क्या था। वो थी बच्चों डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर को होगी जब करंट चलेगा सोलिनॉइड में। तो वो राइट हैंड ग्रिप रूल था कि जी सोलिनॉइड को दाएं हाथ में यूँ पकड़िए कि उंगलियां देती हों करंट की डायरेक्शन, तो अंगूठा शो करेगा नॉर्थ पोल की डायरेक्शन, ये पता है। तो फिर अगर करंट एक सिंबल में बहेगा तो एक तरफ को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, और अगर करंट उल्टी सिंबल में बहेगा तो फिर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी उलट हो जाएगी। ये भी बड़ी सिंपल सी बात है, समझाने की ज़रूरत नहीं है। इसी वजह से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी हमने पॉजिटिव वैल्यूज़ और नेगेटिव दिखा दी। एक तरफ को कहेंगे पॉजिटिव तो उसकी उल्टी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अगर रिवर्स होगा तो उसको कहेंगे नेगेटिव। इसलिए ग्राफ ये हम इस तरह का बनाने जा रहे हैं। दरमियान में ओरिजिन और दाएं बाएं भी वैल्यूज़ हैं, दाएं बाएं करंट की, और ऊपर नीचे को भी हैं, ऊपर और नीचे को मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की। ले जी फिर शुरू करते हैं। वो जो O पॉइंट उधर है आप समझिए उसका कॉरस्पॉन्डिंग O पॉइंट मैं इधर शो मैंने यहाँ से कर दिया। करंट 0 से स्टार्ट हुआ भाई, अगर अभी फार्मूला लिखा था, अगर करंट 0 है तो मैग्नेटिक फील्ड भी 0 है, और जो करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो ये रहा जी आपके ग्राफ का पहला, यहाँ से स्टार्ट लिया ग्राफ ने, और हम यहाँ से चलते चलते इधर को चले गए। ये मैंने एरो बना दिया, और जब ऊपर टॉप पे कहीं यहाँ पहुँचे हैं तो ये समझिए कि हम इस जगह पर आ गए हैं। इस पॉइंट को अगर मैं इस जगह पर पॉइंट A कह दूँ, इस जगह, तो आपको बात समझाने के लिए कॉरस्पॉन्डिंगली मैं इधर भी पॉइंट A ही कह देता हूँ। जब करंट हुआ मैक्सिमम तो मैग्नेटिक फील्ड भी जितनी होनी थी मैक्सिमम उतनी हो गई, अपनी टॉप एक्सट्रीम पे चली गई, और करंट भी इधर से ये हो गया बच्चों, करंट इधर मैक्सिमम, यहाँ करंट की मैक्सिमम वैल्यू, और इधर हो गई मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की मैक्सिमम वैल्यू। ठीक हो गया।
उसके बाद हम इधर इसकी तरफ वापस आए तो फिर करंट कम होना शुरू हुआ, नीचे को आए, हत्ता कि यहाँ कहीं आके करंट ज़ीरो होना है ज़ाहिर है इस जगह पे। तो फिर यहाँ भी कुछ वही बात अब इधर शो करते हैं। ये ग्राफ बच्चों वापस पीछे को आया तो इधर आ गए हम, ये मैंने एरो भी बना दिया। इस लेवल पे, इस पूरी लाइन पे, ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की लाइन है, वाई एक्सिस, पूरे वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस की वैल्यू ज़ीरो होती है। ये जो पॉइंट मैंने शो किया यही करंट है, ज़ीरो, करंट ज़ीरो। इस पॉइंट को मैं इधर आर से शो करता हूँ। आर से ही क्यों, उसकी वजह भी बताता हूँ मैं थोड़ी देर बाद। और मैं आपकी सिर्फ याद दिखाने के लिए, ताकि आपको बात समझने में आसानी हो, मैं इधर भी आर से ही ज़ाहिर कर दिया कि हम इधर आ गए हैं, एक हाफ साइकिल मुकम्मल हुआ। कहाँ आ गए हैं, इस पॉइंट पे आर जिसका नाम है। करंट ज़ीरो हो गया, लेकिन बच्चों मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ, उसका क्लू, उसका सुराग पिछले लेक्चर में है। याद करें पिछला लेक्चर, या दोबारा देख लें, उसको फिर से देख लीजिए। यही तो फ़ायदा है ऑनलाइन की, मैंने पहले भी बताया हुआ है, ये बड़ी बरकत भी है, ये आपका बड़ा फ़ायदा हो जाता है कि दोबारा जब चाहें वही बातें फिर दोहरा देख लें। करंट तो ज़ीरो हो गया, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड अभी ज़ीरो नहीं है। वजह बच्चों ये है कि वो जो इस रॉड की, ये जो रॉड अंदर रखा हुआ है ये वाला, इसकी जो डोमेन्स करंट के एक तरफ को चलने की वजह से अंदर मैग्नेटिक फील्ड की को ख़ास डायरेक्शन बनी होगी, फ़र्ज़ कीजिए ऊपर को बनी होगी, तो इसकी सारी डोमेन्स का रुख उधर को हो गया हुआ है। अब करंट ज़ीरो होने के बावजूद भी अभी डोमेन्स फ़ौरन नहीं ज़ीरो पे आई। डोमेन्स हैव ए टेंडेंसी टू रिमेन पार्शियली इन लाइन वंस दे हैव बीन अलाइंड। डोमेन्स हैव ए टेंडेंसी, ये फिक्रा बोल रहा हूँ, इसको फिर से बेशक रिपीट करके फिर सुन लीजिएगा। मैं कह रहा हूँ डोमेन्स हैव ए टेंडेंसी टू रिमेन पार्शियली इन लाइन वंस दे हैव बीन अलाइंड। अलाइंड, एक दफ़ा अलाइंड हो गई हैं, एक दफ़ा अलाइनमेंट में आ गई हैं, तो उनमें टेंडेंसी है कि वो थोड़ी देर तक उधर ही रहती हैं। ये पिछले लेक्चर में बातें मैंने की हुई हैं। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल होगा तो वो ज़रा थोड़ी कम देर रहेंगी उसी डायरेक्शन में, फिर थर्मल एजिटेशन की वजह से, थर्मल मोशन की वजह से रूम टेम्परेचर पे ही थोड़ी देर बाद वो शैटर भी हो जाएंगी। लेकिन हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है तो बहुत ज़्यादा देर रहेंगी उस सिमत में, जिधर को एक दफ़ा अलाइनमेंट हो गई है। तो फिर पॉइंट आर पे करंट तो ज़ीरो हो गया, लेकिन मैग्नेटिज्म अभी ज़ीरो नहीं है। मैग्नेटिज्म ज़ीरो याद रहे कि इस पूरी लाइन पर बी ज़ीरो होना है। एक्स एक्सिस पर वो चीज़ ज़ीरो होनी है जो अलॉन्ग वाई एक्सिस ली है, और वाई एक्सिस पर वो ज़ीरो होनी है जो लॉन्ग एक्स एक्सिस ली है। तो करंट तो ज़ीरो हो गया पॉइंट आर पर, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड अभी ज़ीरो नहीं है। दिस इज़ ड्यू टू द टेंडेंसी ऑफ द डोमेन्स टू रिमेन पार्शियली, जुज़वी तौर पर अभी इन लाइन ही हैं। वंस दे हैव बीन अलाइंड, एक दफ़ा सीधी में आ गई हैं तो उधर को ही रहना चाहती हैं। अच्छा, इसका मतलब अभी कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म बाकी है। हालांकि करंट ज़ीरो हो गया इस पॉइंट पे, लेकिन मैग्नेटिज्म अभी है, तो वो ग्राफ में ये शो किया। अब भी है मैग्नेटिज्म, अभी है, अभी बाकी है। इस बाकी रहने को हम इंग्लिश में कहते हैं रिमेन है, अभी रिटेन्ड है। इसी वजह से इस आर पॉइंट को हम कहते हैं, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स दी रेमिनेंस। रेमिनेंस का लफ्ज़ भी यूज़ होता है या रिटेंटिविटी का भी लफ्ज़ यूज़ होता है। रेमिनेंस या फिर रिटेंटिविटी, रिटेन रहना, रिटेन रहने, बाकी रहना, बरकरार रहना, या रिमेन रहना, रेमिनेंस या रिटेंटिविटी कहते हैं। पॉइंट आर रिप्रेजेंट्स रेमिनेंस या रिटेंटिविटी, जिसका मतलब है करंट ज़ीरो हो गया, लेकिन अभी मैग्नेटिज्म अभी रिमेन्ड है, अभी रिटेन्ड है, बरकरार है, बरकरारियत आर पॉइंट ज़ाहिर करता है। ठीक हो गया जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, करंट यहाँ ज़ीरो हो गया इस जगह आगे, लेकिन उसके बाद फिर अभी आगे चल रहा है काम। ये एसी साइकिल भी साथ साथ चलाते जाते हैं। मैं बार बार इधर को मुझे करना पड़ता है, यूँ करें जी, इसको मैं नीचे बना लेता हूँ। चलिए लें जी, सामने दोनों ही अब आपको नज़र आते रहेंगे। अच्छा, पॉइंट ओ ये था, पॉइंट ए ये था, पॉइंट आर ये था। और मैं जल्दी इसे लगे हाथ हूँ ये भी बता दूँ कि पॉइंट ए रिप्रेजेंट सैचुरेशन। पॉइंट ए जो है वो सैचुरेशन को ज़ाहिर करता है कि फुल्ली मैग्नेटाइज जितना होना था, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज़ कॉल्ड सैचुरेशन ऑफ द स्पेसिमन। इस स्पेसिमन की ये सैचुरेशन पॉइंट ए है। तो पॉइंट आर रिटेंटिविटी, पॉइंट ए सैचुरेशन। आगे बढ़ते हैं, नीचे को इधर को आने लगे, कहीं शायद इसी जगह या यहाँ कहीं पहुँचे हैं अभी। तो ये हम इधर को आ गए हैं जी, इस जगह पे। ये पॉइंट सी से ज़ाहिर किया हमने। ये यहाँ है या थोड़ा यहाँ है, अभी एक्सट्रीम पे नहीं पहुँचे। चलिए इधर ही है, अभी यहाँ पर कहीं है। चलिए मैं इसको एक ही जगह दिखा रहा था, ये है जी सी। ये बच्चों रिवर्स हो गया, करंट साबका डायरेक्शन से रिवर्स हो गया। जैसे मैंने कहा यहाँ, या अभी शायद यहाँ कहीं ये है, चल के एक जगह मैंने दिखा दी।
अच्छा, अब हुआ क्या, करंट, एक तो करंट ज़ीरो हो गया था पहले, और फिर उल्टी सिमत में भी चल पड़ा। ये देखें ना, पॉजिटिव हाफ साइकिल एक तरफ को और उल्टी और नेगेटिव हाफ साइकिल उल्टी सिमत में। अब करंट लेफ्ट की तरफ को आया है, इधर को ग्राफ आया, यानी करंट रिवर्स हुआ। एक तो करंट रिवर्स हुआ कुछ, पहले ज़ीरो हो गया, जिसका मतलब है कि मैग्नेटाइजेशन थोड़ी नीचे को आई है, ख़त्म होना चाह रही है, लेकिन अभी कुछ हद तक अलाइनमेंट में हैं वो डोमेन्स। फिर उल्टी सिमत में करंट चलने का मतलब है कि वो जो एक तरफ को मैग्नेटाइजेशन हो चुकी हुई थी, एक तरफ को करंट चलने की वजह से, तो उल्टे करंट ने उसको शैटर कर दिया। वो जो डोमेन्स एक तरफ को हो चुकी हुई थी, एक तरफ को चलने वाले करंट की वजह से सारी की सारी डोमेन्स इधर को हो गई थी, मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ कर लें। तो अब उल्टे करंट ने पहले तो उनको शैटर कर दिया, साबका हालत को हिला जुला दिया, इधर को हो गई कोई, उधर को हो गई कोई, इधर को हो गई कोई, उधर को हो गई। उल्टा जो करंट आया, साबका रूटीन ख़त्म कर दी उसने, शैटर कर दिया, यानी इस जगह पर आ गए, मैग्नेटाइजेशन ज़ीरो हो गई, बी की वैल्यू ज़ीरो हो गई पॉइंट सी पे, और सी पॉइंट कहीं यहाँ पर मैंने कहा है मज़ीद। लेकिन अभी पीक की तरफ जाना है, अभी सफ़र जारी है, करंट अभी बढ़ रहा है, उल्टी से मतलब बढ़ रहा है, चुनाचे ग्राफ यहाँ से मज़ीद इधर को बढ़ा, ये हत्ता कि हम कहीं इस जगह पर पहुँच गए। आपकी किताब पे तो उसने इस पॉइंट को डी कहा है, लेकिन मैं इसको पॉइंट को जानबूझ के ए डैश कहना चाह रहा हूँ। जैसा वो ऊपर ए था वैसा ही उस तरह का ये ए डैश है। वो भी सैचुरेशन की वैल्यू थी और ये भी सैचुरेशन है, लेकिन उल्टी सिमत में। वो था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजेशन इन वन डायरेक्शन, जबकि ये है अब मैग्नेटाइजेशन की मैक्सिमम वैल्यू इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। ये भी सैचुरेशन का ही है पॉइंट ए डैश, और हम इधर पहुँच गए जी, ए डैश, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नेगेटिव करंट, उल्टी सिमत में मैक्सिमम करंट, और मैग्नेटाइजेशन भी अब मैक्सिमम हो गई है उल्टी सिमत में। उसके बाद फिर वापस ज़ीरो की तरफ को सफ़र शुरू हुआ, तो ये इधर को सफ़र शुरू हुआ जी, इधर को चले गए, इस पॉइंट पर आ गए। और मैं इस पॉइंट को, किताब पे तो शायद उसने नाम नहीं लिखा हुआ कोई, मैं इसको आर डैश कह देता हूँ। जैसा वो आर था, ये उसके उलट ये आर डैश है। ये भी रिटेंटिविटी है, लेकिन उल्टी सिमत में। और बच्चों, हम कहाँ पहुँच गए, इस जगह पर आर डैश, यानी इस जगह करंट ज़ीरो हो गया। करंट का एक साइकिल तो फिनिश हो गया, इस जगह पे करंट का तो एक साइकिल मुकम्मल हुआ, ये आर डैश है। लेकिन अभी वो जो किताब पे अभी देखा होगा आपने, ये जो पूरा जो पत्ता सा बना, ये जो मछली सी बननी है, ये तो अभी मुकम्मल नहीं हुई। चुनाचे मैं इसको थोड़ा और आगे चलाता हूँ। मेरा मकसद सिर्फ वो मछली सी या पत्ता सा मुकम्मल करना नहीं है, इसको और आगे चलाने की एक वजह है, मैं बाद में बताता हूँ। अभी एसी साइकिल तो कंटिन्यूसली जारी है, हम और आगे बढ़े, इधर को गए। उधर जाते जाते कहीं वो जो याद रहे, इनिशियली ऊपर को नॉर्थ पोल इधर को बना था, मैग्नेटाइजेशन इधर को हुई थी, फिर उल्टी सिमत में हो गई है। अब हम इधर हैं उल्टी सिमत वाले हिस्से में। लेकिन बच्चों, जब करंट फिर ज़ीरो हो गया, लेकिन मैग्नेटाइजेशन अभी भी कुछ ना कुछ है, अभी भी रिटेन्ड है, रिटेंटिविटी है। लेकिन अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि उसके बाद फिर से पॉजिटिव वैल्यू, यानी जो साबका थी अब फिर उसकी उलट, तो फिर कहीं एथे को जाके, कहीं यहाँ को जाके एक पॉइंट आएगा जिसको मैं सी डैश बोलता हूँ। सी, इसका भी पॉइंट का कुछ नाम है, उसकी बात करते हैं अभी। ये इधर पहुँच गया जी, हम इधर पहुँच गए इसमें, ये वाला पॉइंट सी डैश है, इसका नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ सी डैश, ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट पे क्या हुआ, इस पॉइंट पे मैग्नेटाइजेशन ज़ीरो हो गई। करंट ज़ीरो हो गया था, लेकिन मैग्नेटाइजेशन बाद में सी डैश पर ज़ीरो हुई। ऐसे ही करंट पहले ज़ीरो हो गया था, मैग्नेटाइजेशन सी पॉइंट पर बाद में ज़ीरो हुई। ये जो सी पॉइंट है, इसकी भी थोड़ी सी बात करते हैं। इसको बच्चों, इसे कहते हैं कोर्सिविटी वाला पॉइंट। पॉइंट आर था रेमेनेंस या रिटेंटिविटी वाला, पॉइंट ए था सैचुरेशन, ए डैश भी सैचुरेशन, आर डैश भी रिटेंटिविटी वाला था, लेकिन उल्टी सिमत में। सी और सी डैश दोनों कोर्सिविटी को शो करते हैं। पॉइंट सी जो है, और ऐसे ही सी डैश अभी बाद में बात करते हैं, ये ज़ाहिर करते हैं कोर्सिविटी। आप इसको सादा लफ्ज़ों में अगर इसका माना समझना चाहें तो समझिए जबरी कुव्वत कह लें, सादा लफ्ज़ों में, बस सिर्फ बात समझाने के लिए। जबर, कोर्सिव एक्शन, जबरी एक्शन, जबर करना। ये कोर्सिविटी क्या है, ये भी थोड़ी सी बात हो जाए। हमने भी बताया था पॉइंट आर पे बच्चों
यहाँ थे हम, करंट जीरो हो गया था लेकिन मैग्नेटाइजेशन अभी जीरो नहीं थी, चुनाचे करंट रिवर्स होने पर मैग्नेटाइजेशन जीरो हुई है, वैसे नहीं हुई थी। करंट रिवर्स होने पर मैंने अभी समझाया कि फिर वो साबका डायरेक्शन के उलट करके करने की कोशिश करेगा, तो पहली दफ़ा तो शैटर कर देगा, पूरी मैग्नेटाइजेशन जीरो हो जाएगी, और फिर उल्टी सिमत में वो जो उल्टी तरफ को बहता हुआ करंट है, फिर बाद में अपनी मर्जी से उल्टी सिमत में शैटर करने के बाद मैग्नेटाइजेशन पहले जीरो पर लाएगा, साबका डायरेक्शन की मैग्नेटाइजेशन ख़त्म करेगा, फिर अपनी इस डायरेक्शन में नई मैग्नेटाइजेशन पैदा करेगा। तो नई मैग्नेटाइजेशन जब फुल हो जाएगी तो हम दोबारा से यहाँ पर ए डैश पॉइंट पे समझिए सैचुरेशन पे चले गए थे। अच्छा, लेकिन सी पॉइंट यहाँ करंट जीरो हो गया था, यानी यहाँ जीरो हो गया था लेकिन मैग्नेटाइजेशन अभी जीरो नहीं थी, तो फिर करंट उल्टी सिमत में ऐसा करंट बहा उल्टी सिमत में कि उसने ज़बरदस्ती खींच के ज़बरदस्ती मैग्नेटाइजेशन जीरो कर दी। इस ज़बरदस्ती वाले अमल को कोर्सिविटी कहते हैं। रिवर्स करंट की वो वैल्यू ओरिजिन से लेके यहाँ तक फैलाओ, ओरिजिन से यहाँ तक का फैलाओ कोर्सिविटी कहलाता है। रिवर्स करंट की वो वैल्यू दैट ब्रिंग्स द मैग्नेटाइजेशन डाउन टू जीरो इज कॉल्ड कोर्सिव करंट एंड दिस phenomenon is called coercivity. Bringing the magnetization down to zero is called coercivity. मैं फिर डेफिनेशन बोलता हूँ, अमाउंट ऑफ रिवर्स करंट दैट ब्रिंग्स द मैग्नेटाइजेशन ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस डाउन टू जीरो। रिवर्स करंट की वो वैल्यू ओ से सी तक के फैलाओ, ये वाली वैल्यू जो कि जीरो पर ले आती है मैग्नेटाइजेशन को, दैट इज कॉल्ड कोर्सिव करंट, और इस अमल को कहते हैं कोर्सिविटी। इस फेनोमेनन को कोर्सिविटी कहते हैं एंड पॉइंट सी रिप्रेजेंट्स कोर्सिविटी। ऐसे ही उल्टी सिमत में मैग्नेटाइजेशन हो गई थी, उल्टी सिमत में करंट की वजह से आर डैश पर रिटेंटिविटी थी, लेकिन फिर ये नया साइकिल अगला शुरू हुआ तो कहीं ऊपर जाके सी डैश ऐसा पॉइंट आया कि उसने उल्टी सिमत वाली को फिर से जीरो पे पहले ले गया, और फिर दोबारा हम समझिए इस पॉइंट पर चले गए जिसको मैं ए डबल डैश कह देता हूँ। तो यहाँ से फिर बढ़ते बढ़ते इधर चले गए, ए ही ए डबल डैश है, समझिए ए ही ए डबल डैश है, इसीलिए यहाँ बेशक ए ही कह दें, दोबारा ए रिपीट हुआ, यहाँ भी मैंने वही ए का ए ही दोबारा रिपीट हुआ, दोबारा से फिर टॉप पे चले गए और फिर हम इधर चले गए। अच्छा, ये पत्ता सा तो मुकम्मल हो गया, ये बड़ी प्यारी लग रही होगी मछली सी पत्ता सा, तो क्या इस वजह से मैंने ग्राफ को यहाँ छोड़ नहीं दिया था? हालांकि साइकिल तो यहाँ मुकम्मल हो गया था, लेकिन अगला भी मैंने इधर बयान, अगले में भी मैं चला गया, एसी का अगला साइकिल शुरू हो गया, यहाँ से आगे ये वाला हिस्सा रह जाता, अगर मैं अगले में ना जाता तो आपकी ये एस्थेटिकली ये पत्ता जो सोना सोना ना लगता आपको, है ना? क्या ख्याल है? बच्चों वजह बेसिकली पत्ता सोना लगने की नहीं थी, मैं इसलिए इस तरफ गया क्योंकि आपको समझाना ये मकसूद था कि अब फिर क्या हुआ, हम यहाँ पहुँच गए, फिर आगे मज़ीद बढ़ें इधर और फिर इधर जाएं तो फिर ये ग्राफ इधर को आएगा, फिर इधर को आएगा, फिर यहाँ पहुँचेंगे उल्टी सिमत में ए डैश, फिर यहाँ पहुँच गए, फिर इधर गए, फिर बारो बार एक दफ़ा ज़ीरो से स्टार्ट लिया। मेरा ये फ़िक्रा नोट करना है, वंस स्टार्टेड, एक दफ़ा ज़ीरो से स्टार्ट तो लिया जब करंट भी ज़ीरो था इनिशियली, मैग्नेटाइजेशन भी ज़ीरो थी, मैग्नेटाइजिंग करंट भी ज़ीरो था, मैग्नेटाइजेशन भी ज़ीरो थी। वंस स्टार्टेड, एक दफ़ा स्टार्ट हो गया तो एसी साइकिल तो लगातार अब चलता जाना। द ग्राफ नेवर रिटर्न्स टू द ओरिजिन अगेन। एक दफ़ा स्टार्ट तो हुआ ज़ीरो से, ये सेंटर वाली ये पहली लाइन ये वाली जो थी ये पहली दफ़ा तो बनी, लेकिन बाद में ये बारो बार पत्ता ही बनता रहेगा। और ये कोई CRO कैथोड रे ऑसिलोस्कोप जैसी कोई चीज़ हम यानी CRO ही यूज़ करेंगे, उस पर ये पत्ता सा स्क्रीन पे बना हुआ लगातार नज़र आता रहेगा, जिसमें B और I का ग्राफ हम देखेंगे। CRO आपको पता है रैपिड तेज़ी से आपको ग्राफ बना के देती है, ये उसका काम होता है। चैप्टर 14 में बड़ी डिटेल से बातें पढ़ी हुई हैं। तो CRO हमें ये पत्ता ही दिखाएगी, ये वाली लाइन दोबारा नज़र नहीं आएगी। इसी वजह से इस लाइन को आपकी किताबों पे भी, और मैं भी अब इसको डैश डैश से मध्यम सा करने लगा हूँ कि ये सिर्फ पहली दफ़ा ही, ये डैश डैश से है जी, ये सिर्फ पहली दफ़ा ही बस स्टार्ट हुआ इससे। वंस स्टार्टेड द ग्राफ नेवर टचेज द ओरिजिन अगेन एज लॉन्ग एज करंट अल्टरनेटिंग करंट गोज ऑन passing through this circuit, this solenoid, the graph never touches the origin again. क्यों नहीं ओरिजिन को टच करना? टचिंग द ओरिजिन मीन्स, फिक्रा सुनना, टचिंग द ओरिजिन मीन्स बोथ द क्वांटिटीज बिकमिंग जीरो एट द सेम टाइम। बी और आई दोनों जीरो होंगे तो जीरो पॉइंट होता है ओरिजिन, जीरो दोनों जीरो। असल में एक दफ़ा स्टार्ट हो गया तो आपने देखा, अभी आपने सीखा कि जहाँ करंट जीरो था वहाँ मैग्नेटाइजेशन अभी जीरो नहीं थी, फिर जहाँ मैग्नेटाइजेशन जीरो वहाँ करंट जीरो नहीं था, लेकिन करंट पहले जीरो हुआ, मैग्नेटाइजेशन बाद में जीरो हुई। करंट पहले जीरो हुआ आर पॉइंट पे, मैग्नेटाइजेशन बाद में जीरो हुई। यहाँ भी करंट पहले जीरो हुआ, मैग्नेटाइजेशन बाद में जीरो हुई। इस बात को भी तरह गौर कीजिए जो मैं क्या कह रहा हूँ, करंट जो कर रहा है मैग्नेटाइजेशन वो बाद में कर रही है, यानी मैग्नेटाइजेशन लैग्स बिहाइंड
द मैग्नेटाइजिंग करंट। मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटाइजिंग करंट के पीछे पीछे रहती है। अभी आपने देखा कैसे, क्यों, सारी पिछला दोबारा रिवर्स करके दोबारा रिवाइंड करके देख लीजिएगा ये वीडियो। मैग्नेटाइजिंग करंट, इस अमल को, इस फिनोमिनन को, इस चीज़ को कहते हैं द फिनोमिनन ऑफ हिस्टेरिसिस। हिस्टेरिसिस का अमल, ये डेफिनेशन है हिस्टेरिसिस की। व्हाट डू यू मीन बाय हिस्टेरिसिस? कहेंगे मैग्नेटाइजेशन लैग्स बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग करंट, दिस इज कॉल्ड हिस्टेरिसिस। बातें पीछे अभी सीख ली हैं सारी। सारे पॉइंट्स का जिक्र हो गया जी। सैचुरेशन क्या है, कोर्सिविटी क्या है, हिस्टेरिसिस क्या है। इस अमल को हिस्टेरिसिस कहते हैं। हिस्टीरिया, हिस्टीरिया होता है पागलपन के दौरे पड़ना। तो जैसे पागलपन सा है, जैसे मैग्नेटाइजेशन जो है वो जैसे पागल हुई हुई है करंट के पीछे। क्या कह रहा हूँ? जैसे मैग्नेटाइजेशन जो है वो पागल हुई हुई है करंट के पीछे। जो करंट कर रहा है थोड़ी देर बाद वही कर रही है, जो करंट कर रहा है वही पीछे पीछे कर रही है, जो करंट कर रहा है वही पीछे पीछे कर रही है। करंट पहले जीरो हुआ, मैग्नेटाइजेशन बाद में, करंट पहले जीरो हुआ, मैग्नेटाइजेशन बाद में, करंट पहले जीरो हुआ, मैग्नेटाइजेशन बाद में, पीछे 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 चल रही है, करंट के पीछे पागल हुई हुई है। हिस्टीरिया, पागलपन। तो इस वजह से इसको कहते हैं हिस्टेरिसिस। उम्मीद है को गल समझ आई। ले जी, ये काफ़ी डिटेल है, मैंने उम्मीद है कि समझाई है, समझ भी आई हो तो अल्लाह करे। अच्छा, छोटा सा एक पॉइंट और रह गया है, वो ये है बच्चों के, ये ग्राफ जो है इसका एरिया, ये ग्राफ बहुत खूब चौड़ा, खूब मोटा, ये जो लूप है चौड़ा, ऊंचा, मोटा बनेगा तो इसका मतलब क्या है? ये ग्राफ बच्चों जितना ज़्यादा फैल के बनेगा, इसका मतलब है उतनी ही उस स्पेसिमेन की, ये जो अंदर रखा हुआ स्पेसिमेन है, उतनी ही उसकी कोर्सिविटी ज़्यादा है। कोर्सिविटी ज़्यादा होने का मतलब है कि मैग्नेटाइजेशन जो करंट जीरो होने पर भी जीरो नहीं हुई, उसको डाउन टू जीरो लाने के लिए ज़्यादा करंट चाहिए, रिवर्स करंट। कोर्सिविटी सारी अभी समझाई है, पीछे फिर से लेक्चर दोबारा देख लीजिएगा। तो कोर्सिविटी क्या होती है? कोर्सिविटी क्या है कि मैग्नेटाइजिंग करंट जीरो होने के बावजूद भी, क्योंकि नहीं हुई थी मैग्नेटाइजेशन जीरो, तो ज़बरदस्ती उल्टी सिमत में करंट चला के उसको जीरो कर लिया गया जबरी तौर पर। इसे कहते हैं कोर्सिविटी। और कोर्सिव करंट ज़्यादा होगा, ग्राफ फूला हुआ होगा, तो इसका मतलब है वो स्पेसिमेन बड़ा ढीठ किस्म का है, मतलब हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है, उसको बहुत ज़्यादा रिवर्स करंट चाहिए टू ब्रिंग द मैग्नेटाइजेशन डाउन टू जीरो। तो जिसका ग्राफ फूला हुआ होगा इसका मतलब है वो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है। ऐसे ही आमतौर पे ऊंचा भी ज़्यादा होता है हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का, क्योंकि रिटेंटिविटी भी काफ़ी होती है उसमें। क्योंकि कल ही सीखा था कि करंट जीरो होने के बावजूद, अप्लाइड करंट जीरो होने के बावजूद, ये जो अंदर रखा हुआ स्पेसिमेन है उसमें काफ़ी डोमेन्स काफ़ी देर तक सेम डायरेक्शन में रहें, जो अलाइन हो गई थी रहें, तो इसका मतलब है हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है। तो काफ़ी ज़्यादा रिटेंटिविटी होती है और काफ़ी ज़्यादा कोर्सिविटी होती है, तो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल होता है। इसीलिए उसका ये ग्राफ बड़ा बनता है, चौड़ा और बड़ा बनता है। किसका? हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का। और पतला और छोटा सा बनता है, तंग बनता है, पतला बनता है, छोटा बनता है। एरिया थोड़ा होता है इस हिस्टेरिसिस लूप का, इस ग्राफ को हिस्टेरिसिस लूप कहते हैं। तो इसका एरिया थोड़ा होता है, किसके लिए? यकीनन आपको समझ गए होंगे किसके लिए, फॉर सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। कोर्सिविटी भी थोड़ी है, रिटेंटिविटी भी कम है, तो ग्राफ पतला बनेगा। इस बात से ये भी पता चला कि ग्राफ का एरिया कितना ज़्यादा बनेगा, उससे हमें समझ आ जाती है कि दिया गया फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हार्ड है या सॉफ्ट है। इसका मतलब है कि ग्राफ का एरिया जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए मैग्नेटाइज करने में भी, डीमैग्नेटाइज करने में भी। ग्राफ का एरिया खूब खुला है तो इसका मतलब है उस मटेरियल को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने में ज़्यादा एनर्जी लगी थी। और ग्राफ पतला सा छोटा सा बना है तो इसका मतलब है कम एनर्जी लगी, छेती 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 मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज हुआ, यानी सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल था। तो इसका मतलब है एरिया ऑफ द लूप जो है, हिस्टेरिसिस लूप का एरिया, इट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज द गिवन स्पेसिमेन ड्यूरिंग ईच एसी साइकिल। तो हर एसी साइकिल के दौरान कितने ज़्यादा एनर्जी चाहिए मैग्नेटाइज करने में, डीमैग्नेटाइज करने में और उल्टी सिमत में मैग्नेटाइज करने में। ये बातें सारी हो चुकी हैं। मैग्नेटाइज करना, डीमैग्नेटाइज करना और उल्टी सिमत में मैग्नेटाइज करना। मैग्नेटाइज किया और उसके बाद डीमैग्नेटाइज किया और उल्टी सिमत में मैग्नेटाइज किया। ये करने के लिए कितनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ये एरिया ऑफ द लूप ये बताता है। जितना ज़्यादा एरिया ऑफ द लूप उतनी ज़्यादा एनर्जी। और अगली बात छोटी सी ये है कि जब ये एसी जो दिया है अल्टरनेटिंग करंट है, तो इसका मतलब है बार बार कभी इधर को नॉर्थ पोल, कभी इधर ये साउथ नॉर्थ, कभी उधर को नॉर्थ पोल, कभी इधर को, कभी उधर को नॉर्थ पोल, कभी इधर को, कभी उधर को नॉर्थ पोल, कभी इधर को। उधर नॉर्थ है तो नीचे साउथ है, इधर नॉर्थ है तो ऊपर साउथ है। अच्छा, तो बात ये हो रही थी कि कभी इधर को नॉर्थ, कभी इधर को, कभी इधर को नॉर्थ, कभी इधर को, तो बार बार एसी सोर्स की वजह से बार बार करंट रिवर्स हो रहा है, तो बार बार नॉर्थ साउथ बार बार रिवर्स हो रहे हैं। इसका मतलब है ये डोमेन्स को तो वक्त पड़ा हुआ है। क्या कह रहा हूँ? डोमेन्स को, बेचारियों को तो वक्त पड़ा हुआ है। कभी इधर को अरेंज हो गई, कभी अलाइनमेंट ख़राब हुई, कभी फिर उल्टी सिमत में, कभी इधर को अरेंज हुई, कभी फिर बेतरतीब हुई, कभी फिर उल्टी सिमत में, कभी इधर को, कभी बेतरतीब, कभी इधर को, कभी इधर को। वो जैसे कैपेसिटर में था चार्ज
चार्ज हुआ, डिस्चार्ज हुआ और चार्ज हुआ अदर वे अराउंड, चार्ज डिस्चार्ज चार्ज अदर वे अराउंड। तो ऐसे ही मैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज एंड मैग्नेटाइज इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज एंड मैग्नेटाइज इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, फिर मैग्नेटाइज होकर डीमैग्नेटाइज फिर मैग्नेटाइज, ये लगातार हो जारी रहेगा। इसका मतलब है डोमेन बेचारियों को तो वक्त पड़ा होगा, कभी इधर को कभी इधर को कभी इधर को कभी इधर को। तो इस मोशन के दौरान कभी इधर को 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 कभी इधर को, तो डोमेन्स की आपस की फ्रिक्शन बच्चों होगी, बार बार फ्रिक्शन होगी डोमेन्स में आपस में। इस फ्रिक्शन की वजह से व्हेन एवर वर्क इज डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, तो पता क्या होता है, व्हेन एवर वर्क इज डन, मेरे वो याद करें मेरी वो बातें, व्हेन एवर वर्क इज डन अगेंस्ट फ्रिक्शन क्या होता है, हीट पैदा होती है। तो बच्चों इसी वजह से ये हिस्टेरेसिस की वजह से हीट पैदा होती है इस स्पेसिमेन में। जब तक अल्टरनेटिंग करंट इस सर्किट में चलेगा, बार 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 मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज मैग्नेटाइज उल्टी सिमत में डीमैग्नेटाइज फिर मैग्नेटाइज फिर डीमैग्नेटाइज फिर उल्टी सिमत में मैग्नेटाइज, तो इस वजह से फ्रिक्शन होगी आपस में डोमेन्स की, और इस वजह से एनर्जी हीट बन के हमारे हथों निकल जाएगी, ज़ाया हो जाएगी, मतलब बाहर निकल जाएगी, डिसिपेट, ज़ाया तो नहीं, एनर्जी ज़ाया नहीं होती, मतलब डिसिपेट हो जाएगी, गर्म हो जाएगा ये स्पेसिमेन। जब अल्टरनेटिंग करंट चलने की वजह से ये अंदर वाला स्पेसिमेन थोड़ी देर बाद गर्म हो जाएगा, और ये हीट आखिर किधर जाएगी, एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, और ये ठंडा हो जाएगा तो वो हमारे हथों निकल गई, वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी वो हीट बन के हमारे हथों निकल गई। दिस इज कॉल्ड डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, एंड दिस इज कॉल्ड एंड दिस लॉस ऑफ एनर्जी, दिस डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, वी कॉल इट हिस्टेरेसिस लॉस। इसको हिस्टेरेसिस लॉस भी कहते हैं, जो हीट बन के हमारे हथों निकल जाती है। और जितना ज़्यादा ये लूप एरिया होगा उतना ज़्यादा हिस्टेरेसिस लॉस होगा, ये लूप एरिया कम होगा तो हिस्टेरेसिस लॉस कम होगा। अब फाइनल बात ये कि उन तमाम सर्किट्स में जहां अल्टरनेटिंग करंट इस्तेमाल होने हैं और कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इस्तेमाल होना है बतौर कोर ऑफ ए कॉइल, वहाँ सूटेबल मटेरियल कौन सा होता है, अल्टरनेटिंग करंट है, छेती छेती जल्दी जल्दी मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज और उल्टी सिमत में मैग्नेटाइज जल्दी जल्दी हो, ज़्यादा एनर्जी ना खर्च आए, कौन सा सूटेबल होगा, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल जिसका लूप एरिया छोटा हो, हिस्टेरेसिस लूप एरिया छोटा हो। ये बात आपने उम्मीद है समझ ली है। यही एंड वाले कुछ पॉइंट हैं इस टॉपिक के जो मैं अभी पढ़ने लगा हूँ। अब लेक्चर तो फिनिश हुआ, जिनको रीडिंग पसंद नहीं है वो फ़ौरन ख़त्म बंद करें जी, मैं रीडिंग करने लगा हूँ, मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ, मैं रीडिंग करने लगा हूँ, बंद कर दें आप। लें जी, हिस्टेरेसिस लूप हमने इसकी डेफिनेशन कर ली थी, मैं फिर दोबारा पढ़ता हूँ। डेफिनेशन हो गई थी लेकिन मैं फिर पढ़ने लगा हूँ, अब ज़्यादा समझ आएगी, बेहतर है उम्मीद है। क्या होता है हिस्टेरेसिस लूप, ये कहता है ग्राफ होता है, द ग्राफ बिटवीन फ्लक्स डेंसिटी, जिसको मैग्नेटाइजेशन भी कहते हैं, ऑफ द स्पेसिमेन अगेंस्ट फॉर द वेरियस वैल्यूज ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट, या कह लीजिए अगेंस्ट या वर्सेस, चलिए ये भी अच्छा हुआ मुझे याद आ गया, ये मैं बेहतर। अब फिर पढ़ते हैं, द ग्राफ बिटवीन फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन ऑफ द स्पेसिमेन वर्सेस द वेरियस वैल्यूज ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट इज इन द फॉर्म ऑफ ए लूप, बमुकाबला या उसके ऑपोजिट, या यानी इधर को लिया मैग्नेटिक फील्ड और उधर को लिया मैग्नेटाइजिंग करंट, इधर को लिया मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, उधर को लिया मैग्नेटाइजिंग करंट, तो इनका ग्राफ कहलाता है हिस्टेरेसिस लूप। ठीक हो गया। एक्सप्लेनेशन में आते हैं, और जैसे मैंने कहा कि जब मैं रीड कर रहा हूँ तो सारी बातें अब पीछे रिकॉर्डेड हैं, पास हैं आपके, ऐसा नहीं है कि फिजिकल क्लासों की तरह मैंने कर दी और अब वो हवा में उड़ गई ख़त्म हुई, नहीं, दोबारा फिर रिवाइंड करके देख लें। तो कहता जी कंसिडर करें कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल था, जैसे कि आयरन था, इज़ सब्जेक्टेड टू एन अल्टरनेटिंग करंट सोलिनॉइड, इसकी बात कर रहा है, जो उसने डायग्राम बनाई नहीं किताब पे, लेकिन वो मैंने समझा दी बना के, अब बेशक ना बनाइएगा, कोई ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ बताना है उसका। ठीक हो गया। तो इट फुल्ली मैग्नेटाइजेज फॉर पॉजिटिव पीक वैल्यू एंड फॉर नेगेटिव पीक वैल्यूज़ ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये जो रखा हुआ स्पेसिमेन है, ये पॉजिटिव पीक वैल्यू के लिए, ये अभी ऊपर पॉजिटिव पीक वैल्यू के लिए फुल सैचुरेशन में आ गया, मैग्नेटाइज हो गया, और नेगेटिव पीक के लिए फिर फुल मैग्नेटाइज होगा नीचे जाके। ये बातें अभी कर चुके हैं। और नीचे मेरा मिट जाएगा जो मैंने लिखा हुआ है, तो मैं अब इधर से ही क्यों ना दिखाऊँ, किताब से ही सारा दिखाते हैं, ये वही चीज़ें आपके सामने, वही बातें इसी तरह की। अच्छा जी, एज फॉर अल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट के लिए इट चेंजेस, यानी करंट चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव पीक टू नेगेटिव पीक। करंट हमें पता है पॉजिटिव पीक से नेगेटिव पीक की तरफ आता है। किताब पे तो नहीं बनाया, लेकिन मैंने आपको, ये अभी मिट गया मेरे पास, ये मैंने यहाँ आपको अल्टरनेटिंग वो बनाया भी था आप समझाने के लिए सारी बात। ठीक हो गया। तो सो द सैंपल अंडरगोज ए कंप्लीट मैग्नेटाइजेशन साइकिल। जब अल्टरनेटिंग करंट पूरा अपना साइकिल मुकम्मल करता है, तो अंदर रखा हुआ ये जो सैंपल है, ये भी अपना एक पूरा मैग्नेटाइजेशन का साइकिल मुकम्मल करता है। साइकिल मुकम्मल करने का मतलब है पहले एक तरफ को नॉर्थ पोल, फिर रिवर्स हुआ, फिर शैटर हो गया मैग्नेटिक फील्ड, फिर उल्टी सिमत में नॉर्थ पोल, फिर वापस पहली सिमत में नॉर्थ पोल, तो एक साइकिल मुकम्मल हुआ। तो हिस्टेरेसिस लूप में यहाँ से चल के फिर इधर आके और फिर
दोबारा अगर आए तो एक साइकिल मुकम्मल हुआ। ये पहली दफ़ा सिर्फ सेंटर वाली लाइन आनी है, मैं उसकी वजह समझा चुका हूँ। बाद में साइकिल बारों बार साइकिल मुकम्मल होना है, यहाँ से चल के यहाँ फिर वापस तो एक साइकिल, यहाँ से यहाँ पूरा एक साइकिल। इसे कहते हैं मैग्नेटाइजेशन का एक साइकिल, जिसके अंदर से गुजरता है, वो रखा हुआ स्पेसिमन जो अंदर रखा है सोलिनॉइड के। तो द ग्राफ बिटवीन द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी the graph between magnetic flux density and different values, and यही इसी वजह से रीडिंग करवा रहा हूँ, and different values of magnetizing current। अब कैन बी ऑब्जर्व, ये जो मैंने काटा है ये समझिए यहाँ है, कैन बी, आपने काट तो नहीं लिया, सॉरी, कैन बी मतलब हाँ ठीक है, यहाँ से काटना, यहाँ से काटना, इधर यही चीज़ इधर आनी है, कैन बी ऑब्जर्व्ड ऑन CRO। ले जी, मैं फिर फिक्रा पढ़ता हूँ। द ग्राफ बिटवीन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड डिफरेंट वैल्यूज ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट कैन बी ऑब्जर्व्ड ऑन CRO। अच्छा हो गया, ठीक हो गया। ले जी, इट्स मेन फीचर्स आर एज फॉलोज। किसके मेन फीचर? हिस्टेरिसिस लूप के मेन फीचर्स। अब ये अब सारी बातें मेरी, बेशक मैंने कहा रिवाइंड कर करके फिर से देखते जाएं, मैंने सारी बातें समझा दी हैं, सिर्फ रीडिंग ही करनी है। हिस्टेरिसिस क्या होता है? हिस्टेरिसिस कहता है द पोर्शन OA ऑफ द कर्व इज ऑब्टेन्ड, O से A तक, ये O से A तक कब हासिल हुआ? व्हेन द मैग्नेटाइजिंग करंट I इंक्रीजेज एंड AR इज द पोर्शन व्हेन द करंट इज डिक्रीज्ड। जाहिर है O से A तक करंट बढ़ रहा है और A से R तक करंट कम हो रहा है, ठीक हो गया। इट मे बी नोटेड, ये अच्छा ये फ़िक्रा एक है, ये पर्टिकुलरली मैंने खैर नहीं बताया, चलिए अच्छा हुआ, ये भी एक रीडिंग का फ़ायदा। ये थोड़ा सा ये फ़िक्रा एक इजाफी मैंने अंडरस्टूड है वैसे, लेकिन मैंने बताया नहीं। कहता इट मे बी नोटेड दैट द वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी फॉर एनी वैल्यू ऑफ करंट इज ऑलवेज ग्रेटर व्हेन द करंट इज डिक्रीजिंग देन व्हेन इट इज इंक्रीजिंग। दैट इज द मैग्नेटिज्म या मैग्नेटाइजेशन लैग्स बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग करंट। ये फिक्रा मैंने अभी लिखा था नीचे, इधर अभी लिखा था। दिस इज कॉल्ड, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड हिस्टेरिसिस। वो पागलपन वो भी मैंने बताया आपको, लेकिन ये फिक्रा जो अंडरलाइन किया थोड़े से जल्दी से ये भी समझिए क्या कहता है। मैं फिर पढ़ता हूँ। इट मे बी नोटेड दैट द वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी फॉर एनी वैल्यू ऑफ करंट इज ऑलवेज ग्रेटर व्हेन द करंट इज डिक्रीजिंग देन व्हेन इट इज इंक्रीजिंग। ये देखिएगा करंट की वैल्यूज है ना अलॉन्ग एक्स एक्सिस, 1 एम्पियर होगा, 2 एम्पियर होगा, 3 एम्पियर होगा, 4 एम्पियर एंड सो ऑन। और उधर ज़ाहिर है फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यूज़ हैं 1 टेस्ला, 2 टेस्ला, 3 टेस्ला, याद होगा टेस्ला उसकी यूनिट होती है। जब करंट बढ़ रहा था तो किसी भी एक वैल्यू ऑफ करंट के लिए, मसलन 3 एम्पियर ये वाली वैल्यू ये मैंने मिला दी और उधर से यहाँ मिला दी, तो फ़र्ज़ कीजिए ये 3 टेस्ला, 1 2 3 और ये 4 उधर ऊपर जाके। जब करंट बढ़ रहा था तो किसी भी करंट की वैल्यू के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जितनी थी, फ़र्ज़ कीजिए यहाँ पर 3 टेस्ला थी, करंट भी 3 एम्पियर था। बाद में जब वापस पीछे को आए, करंट कम होना शुरू हुआ A से R पॉइंट की तरफ को, तो उसी वैल्यू ऑफ करंट पर जब पहुँचे वही 3 एम्पियर पर, तो अब मैग्नेटिज्म की वैल्यू ज़्यादा है, वो ऊपर आई। इस लाइन के मुकाबले में वो लाइन ऊपर है। जब बढ़ रहा था करंट तो लाइन नीचे है, जब कम हो रहा था करंट तो वो लाइन ज़रा ऊपर आई है, मतलब वाई एक्सिस की तरफ ऊपर आई है। इसका मतलब है कि करंट के बढ़ने के दौरान जितनी भी किसी पॉइंट पर वैल्यू थी मैग्नेटाइजेशन की, करंट के कम होने के दौरान उसी पॉइंट पर ज़्यादा होती है। यानी करंट पहले कम होता है, मैग्नेटाइजेशन बाद में कम होती है। करंट पहले जीरो होता है, मैग्नेटाइजेशन बाद में जीरो होती है। दिस इज कॉल्ड हिस्टेरिसिस। यही बात यहाँ लिखी है, मैं अब चौथी को दफ़ा फिर पढ़ने लगा हूँ। इट मे बी नोटेड दैट the value of flux density for any value of current is always greater when the current is decreasing than when it is increasing। जब वो करंट डिक्रीज हो रहा था तो उस वक्त करंट की किसी भी वैल्यू के लिए मैग्नेटाइजेशन ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू उसके जब करंट बढ़ रहा था तो उस वक्त कितनी थी, उसी वैल्यू ऑफ करंट पर मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू। ये मैंने 6-7 दफ़ा रिपीट कर दी है बात। इसका मतलब हुआ करंट पहले कम होता है, मैग्नेटाइजेशन बाद में कम होती है। करंट पहले जीरो होता है, मैग्नेटाइजेशन बाद में जीरो होती है, यानी पीछे पीछे रहती है जो करंट करता है उसके पीछे। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड हिस्टेरिसिस। ये बात हो गई। सैचुरेशन की बात करते हैं, वो मैंने कहा था पॉइंट A, और मैंने इसको D को A' वैसे कहा है ताकि आपको ज़रा बात याद रहे। वो ये है, वो भी A ही जैसा है, A'। बहरहाल इसने D पॉइंट कहा। तो कहता है सैचुरेशन क्या होती है? दी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीजेज फ्रॉम जीरो एंड रीचेज ए मैक्सिमम वैल्यू। ये इस जगह पे जाके एट दिस स्टेज द मटेरियल इज सेड टू बी मैग्नेटिकली सैचुरेटेड। इसे कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। आगे है जी रेमेनेंस या रिटेंटिविटी, तो वो हम बात कर चुके हैं, बड़ी डिटेल से हो चुकी है। R पॉइंट ज़ाहिर करता है उसको, जब करंट तो जीरो हो गया लेकिन मैग्नेटाइजेशन अभी जीरो नहीं है, ये वाला R पॉइंट जो उसको ज़ाहिर करता है। कहता है व्हेन द करंट इज रिड्यूस टू जीरो द मटेरियल स्टिल रिमेन्स स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड, रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट R ऑन द कर्व। It is due to the tendency of domains to stay partly in line
वंस दे हैव बिन अलाइंड, ये इस वजह से है कि एक दफ़ा हो गई हैं एक तरफ को डोमेन्स, तो वो जुज़वी तौर पर उधर को रहना चाहती हैं, करंट जीरो हो भी गया फिर भी मैग्नेटाइजेशन अभी है, ये रिटेंटिविटी है। और कोर्सिविटी क्या है, पॉइंट सी का भी मैंने डिटेल से समझाया था, पॉइंट सी और सी डैश। तो जबरी तौर पर अभी मैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं हुई थी, लेकिन करंट उल्टी सिमत में बहने के बाद ज़बरदस्ती जीरो ने कर दी, तो ये कोर्सिविटी है। द रिवर्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज रिक्वायर्ड टू डीमैग्नेटाइज द मटेरियल कंप्लीटली। उल्टी सिमत में मैग्नेटाइजिंग फील्ड को चाहिए, इसका मतलब है उल्टी सिमत में रिवर्स करंट चाहिए, मैग्नेटाइजेशन वाला रिवर्स करंट चाहिए टू डीमैग्नेटाइज द मटेरियल। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट विच मेक्स मैग्नेटाइजेशन जीरो इज कॉल्ड कोर्सिविटी। मैग्नेटाइजेशन करंट की वो वैल्यू जो मैंने कहा था रिवर्स करंट की, क्योंकि एक दफ़ा पिछली सिमत में हो गया था, अब उसके उल्टी सिमत में करंट चलेगा तो फिर वो रिवर्स करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को जीरो करेगा। बहरहाल इस तरह भी चलेगा, ठीक है। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट विच मेक्स मैग्नेटाइजेशन जीरो इज कॉल्ड कोर्सिविटी और इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई सी। ये सी से ज़ार किया गया है ग्राफ में। उसने थोड़ा सी बाहर दिखाया है और आर भी बाहर दिखाया है, ये भी सही कर लीजिएगा, ये भी सही कर लीजिए। आर इस जगह पर है जहाँ ये टच करता है ग्राफ इस वाई एक्सिस को, सी इस जगह पर है जहाँ ये टच करता है एक्स एक्सिस को, ये भी बड़ी अहम बात है, नोट कर लें। अच्छा, फिर क्या कह रहा है, वंस द मटेरियल इज मैग्नेटाइज्ड, एक दफ़ा मटेरियल मैग्नेटाइज हो गया, इट्स मैग्नेटाइजेशन कर्व नेवर पासिस द ओरिजिन। ये बात अभी पीछे मैंने लेक्चर में बताई थी आपको। इंस्टेड इट फॉर्म्स ए क्लोज लूप ए सी डी सी ए विच इज कॉल्ड हिस्टेरिसिस लूप। ए सी डी सी डैश ए, ये बारो बार एसी करंट चलता रहेगा, तो अंदर वाला पोर्शन दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि ओरिजिन पर दोबारा ग्राफ नहीं आएगा, क्योंकि ओरिजिन पर दोबारा आने का मतलब है बोथ क्वांटिटीज बीइंग जीरो एट द सेम टाइम विच नेवर हैपन्स वंस द प्रोसेस हैज़ बिन स्टार्टेड। ये बातें सारी बता दी हैं पीछे मैंने। इसी पत्ते को, इसी मछली सी जो बन रही है, जो पत्ता सा प्यारा सा बन रहा है, इसी को कहते हैं हिस्टेरिसिस लूप। ये बारो बार जो बन रहा है, हालांकि ये अंदर वाला हिस्सा भी था, लेकिन ये बस पहली दफ़ा ही हुआ, बाद में नहीं होगा, ये बातें सारी हो चुकी हैं। आगे एरिया ऑफ द लूप क्या बताता है, बताया था अभी, कहता द एरिया ऑफ द लूप इज प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। जो अंदर रखा हुआ वो स्पेसिमेन था, यहाँ पे जो सोलिनॉइड में रखा था, उसके यूनिट वॉल्यूम को, टू टेक द यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल अराउंड वन साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन। कितनी एनर्जी एक साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन के अंदर, कितनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज और वापस मैग्नेटाइज करने में अंदर रखे हुए स्पेसिमेन को। एरिया ऑफ द लूप उसकी पैमाइश देता है, जितना ज़्यादा एरिया ऑफ द लूप होगा उतनी वो एनर्जी रिक्वायर्ड ज़्यादा होगी। दिस एनर्जी इंक्रीजेज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द स्पेसिमेन। वो जो एनर्जी दरकार है मैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज और वापस मैग्नेटाइज करने में, ये असल में टेम्परेचर बढ़ा देती है स्पेसिमेन का। क्यों बढ़ा देती है, याद आया, ये डोमेन्स कभी इधर को कभी इधर को, कभी इधर को कभी इधर को, तो फ्रिक्शन बिटवीन द डोमेन्स के खिलाफ जो वर्क होता है वो हीट पैदा करता है, तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। इट इज़ कॉल्ड हिस्टेरिसिस लॉस, ये बातें अभी बताई हैं आपको। एंड इज़ इम्पॉर्टेंट व्हेन द मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू अल्टरनेटिंग फील्ड, अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग फील्ड के तहत जब मटेरियल हो तो ये हिस्टेरिसिस लॉस बड़ा अहम होता है, क्योंकि बहुत तेज़ी से लॉस हो रहा होता है उस वक्त। विच टेक them through many cycles of magnetization per second. Alternating field which takes the material, them नहीं मतलब takes the specimen। तो ये जो हिस्टेरिसिस लॉस है ये बड़ा अहम हो जाता है उस वक्त जब अल्टरनेटिंग फील्ड हो, बार बार चेंज हो रहा हो, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लूज होगी, कभी इधर को कभी इधर को, तो उस वक्त जब मैनी साइकिल्स बार बार पर सेकंड हो रहे हो तो ये फिर हिस्टेरिसिस लॉस तो बहुत ज़्यादा होगा। फॉर हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स द एरिया ऑफ द लूप इज लार्ज एज कम्पेयर टू सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, ये वजह पीछे बता चुका हूँ। सो एनर्जी डिसिपेटेड पर सेकेंड नहीं पर साइकिल, एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल फॉर आयरन इज लेस दैन फॉर स्टील। आयरन है सॉफ्ट मटेरियल है, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है, उसकी एनर्जी उसको कम चाहिए इस हिस्टेरिसिस के प्रोसेस के दौरान, मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज और वापस मैग्नेटाइज करने के दौरान एज कम्पेयर टू स्टील। यूजेस लिखे हैं जी इस हिस्टेरिसिस के प्रोसेस के, तो नंबर 1 कहता है मटेरियल्स विद हाई रिटेंटिविटी एंड लार्ज कोर्सिविटी आर मोस्ट सूटेबल फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट। ये भी बताया था मैंने लेक्चर में, जिनका कोर्सिविटी भी ज़्यादा और रिटेंटिविटी भी ज़्यादा, वो परमानेंट मैग्नेट यानी देर पा मैग्नेटिसी फील्ड देने के लिए वो अच्छे रहते हैं, देर तक हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। जबकि द मटेरियल्स विद लो रिटेंटिविटी एंड लो कोर्सिविटी आर सूटेबल फॉर द कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की कोर के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट जिसमें AC सर्किट्स यूज़ करें, इलेक्ट्रोमैग्नेट ये जैसे अभी दिखाया था मटेरियल यहाँ पे, तो इसके लिए ये सूटेबल रहते हैं सॉफ्ट मटेरियल जो जल्दी जल्दी इजीली हो जाए मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज, ज़्यादा ढीठ ना बने, ज़्यादा मुश्किल ना दें, एनर्जी ज़्यादा ना खर्च करवाएं, वो सूटेबल रहते हैं। अल्टरनेटिंग द मटेरियल्स विद लो रिटेंटिविटी एंड लो कोर्सिविटी आर सूटेबल फॉर द कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इन AC सर्किट्स, क्योंकि AC सर्किट्स में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो होते हैं उनमें ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी ये
मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज होना होता है तो बहुत एनर्जी खर्च आती है, तो वहाँ सूटेबल कौन रहते हैं, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल जिनका स्मॉल एरिया होता है हिस्टैरिसीस लूप एरिया। और द मटेरियल्स विद नैरो हिस्टैरिसीस लूप आर यूज्ड इन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट टू मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ एनर्जी। ये असल में उसी का ही है, ये असल में दूसरे का ही समझिए दूसरा हिस्सा है इसी का ही, कि वो मटेरियल जिनका नैरो हिस्टैरिसीस लूप होता है, लो कोर्सिविटी होती है, लो रिटेंटिविटी, वो ज़्यादा सूटेबल है अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स में, ताकि वेस्टेज ऑफ एनर्जी कम हो। बार बार वो जो मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज और उल्टी से मैग्नेटाइज होना है तो उसमें वेस्टेज ऑफ एनर्जी कम होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच जी।